नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट है जीके एंड जीएस, उसकी आंसर की को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रयास जो ये रहेगा कि 100% जो है हम सही आंसर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका सेकंड ग्रेड का जो आज का पेपर था। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन अपना था कि भाई निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। सूरज प्रकाश, आपका खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ये सारे भवन जो है वो किस दुर्ग में है। इसका भाई देखो सीधा आंसर जो था आपके ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आपका था नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है उसके अंदर ये सारे के सारे भवन स्थित है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, चित्रकार शहाबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन था जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, बूंदी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाम किसका दिया गया है, शहाबुद्दीन। ये जो शहाबुद्दीन है वो सिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। हम जो पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, हम पुस्तकों में सिहाबुद्दीन ही पढ़ते आए, हमने शहाबुद्दीन नाम नहीं पढ़ा। सिहाबुद्दीन कौन था भाई, मेवाड़ का चित्रकार था। और मेवाड़ का चित्रकार था, क्या करी थी इसने, चावंड में रागमाला चित्रित करी थी। चावंड में क्या चित्रित करी थी, रागमाला। महाराणा अमर सिंह के समय चावंड में रागमाला का चित्रण शहाबुद्दीन द्वारा किया गया था। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, मेवाड़। आपका आंसर हो जाएगा 2 बिल्कुल सही। फिर चलते हैं, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। दधी माता का मेला जो है वो बेसिकली नागौर में आयोजित किया जाता है। जगह का नाम देखिए, धुलेव, गोटमांगलोद, परबतसर और शाहपुरा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें होगा दधी माता का मेला जो लगता है कहां पे लगता है, गोटमांगलोद में लगता है। कहां पे लगता है, गोटमांगलोद। आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं कि पुत्र जन्म के 10वें दिन, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है। भाई जब पुत्र का जन्म होता है उसके 10 दिन बाद में कौन सा रिवाज, कौन सा संस्कार अपने राजस्थान में मनाया जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे 10 से स्टार्ट नाम ही हो रहा है, सीधा दसोटन। क्या हो रहा है, दसोटन। भाई जब पुत्र का जन्म होता है उसके 10 दिन के बाद में एक रिवाज जो है वो मनाया जाता है भारतीय अपने राजस्थान की इसमें राजस्थान में, और वो कौन सा है आपका, वो है आपका दसोटन। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है। फिर रामानंदी संप्रदाय की पीठ पूछिए, और वो भी कौन सी पूछिए, रेवासा। तो रेवासा पीठ कहां पे है आपको पता होना चाहिए। रेवासा पीठ आपके सीकर में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है वो कौन थे, अग्रदास जी। रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे, अग्रदास जी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राजविलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। राजविलास जो ग्रंथ है राजस्थानी साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ। ऑप्शन है केशवदास, तेजकवि, मानकवि और वीरबाण। हमें बताना था भाई इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई इफर्ट नहीं। ऑप्शन था आपका मानकवि। इसका आंसर क्या आएगा, मानकवि। राजविलास के लेखक कौन है, मानकवि। भारत में देखो ये अपना आ गया पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ो यहाँ पे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसका पारिश्रमिक कौन तय करता है। ऑप्शन था कि भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आपका होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति भी होती है, और उसके बाद में जो है उसका जो वेतन निर्धारण है वो किसके माध्यम से किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भाई कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा यह कहा गया कि एक व्यक्ति जो है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था। 1956 में संविधान संशोधन हुआ था, और वो कौन सा था, वो
राज्यों से संबंधित था, 7वां संविधान संशोधन, जिसके बाद में राज्य प्रमुख को क्या बना दिया गया था, राज्यपाल, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। तो आपको कुछ नहीं देखना था, सीधा 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 आपको याद रखना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न लोक गीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। भाई देखो, एक तो जला गीत जो होता है, दूसरा है आपके परिणेत, और तीसरा है आपके सीठनी। ठीक है, 3 गीत तो ये दे रखे, एक आपके दे रखा गोरबंद। ये गोरबंद जो है ये तो ऊंटों के श्रृंगार का गीत है। ऊंटों के श्रृंगार का वर्णन है गोरबंद के अंदर, तो गोरबंद तो इसमें आना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बच गए आपके 3 गीत, आपके 3 गीत बच गए। तो 3 गीतों की अगर हम बात कर लें कि भाई इसमें से कौन कौन से आपके आंसर में आ जाएंगे, आपके आंसर में सही बैठ रहे हैं, तो देखिए ये जो 3 गीत आपके आंसर में इन्होंने दिखा रखे हैं, जला गीत जो है वो विवाह से संबंधित है, सीठने जो है वो भी विवाह से संबंधित है, गाली के रूप में गाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नई चीज आई है परिणेत। परिणेत नाम का कोई गीत जो है वो नहीं होता। तो अपने 1 और 4 ये 2 आंसर सही होंगे। तो इसमें देखो 1 और 4 का कोई आंसर ऑप्शन है, 1 और 4 का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो 1, 2 और 4 तीन जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाई गोरबंद, गोरबंद जो है वो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है। बाकी जो तीनों गीत आपको दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, वो विवाह से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन था आपके कि भाई राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार यानी कोई भी स्टेट सरकार की हम बात कर ले, उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट आपको दिए हैं। पहला स्टेटमेंट था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। तो देखिए इसके अंदर सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो अगर हम देखें तो एक राज्य के जो मंत्री होते हैं, राज्य के जो विधायक होते हैं, उनका वेतन निर्धारण राज्य सरकार यानी विधानमंडल करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसके साथ साथ आपका दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत है। ठीक है, तो आपके ये दोनों गलत है। आपके ऑप्शन क्या आएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। ये 2 ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों इसमें गलत है। ठीक है, उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, उन्होंने माने एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष रहे और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। देखिए अगर ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी है और वित्त आयोग का अध्यक्ष भी है, अगर एक साथ 2 नाम आते हैं तो आप आंख बंद करके आप लिख सकते हो हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा ये मुख्यमंत्री भी रहे और आपके साथ साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और इसके अलावा ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी खुद के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में यहाँ पे कथन दे रखा है। पहला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं ना जी, गलत बात है, राष्ट्रपति नहीं करते, राज्यपाल ही करते हैं। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी भी सदस्य को पद से हटा सकता है, नहीं ये तो गलत बात है। वो निलंबित कर सकता है, जब तक जांच प्रक्रियाधीन है, जांच के दौरान वो निलंबित कर सकता है। तो यह ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष, तो 6-62 है भाई, क्या है 6-62, तो तीनों गलत हो गए। अपना बिल्कुल स्टेटमेंट सीधा वाला कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी नहीं करी गई, किसके द्वारा की गई, राज्यपाल के द्वारा की गई। राष्ट्रपति का कोई लेना देना इसमें नहीं था। हाँ, हटाने में राष्ट्रपति अपना रोल निभाते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो,
राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था सेल सिस्टम की समीक्षा करना। जो सेल सिस्टम था उसकी समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में जितनी भी समितियां होती है ना, तो आप ये मान के चलो अगर सरपंच उसका मेंबर है तो वो उसका क्या है? अध्यक्ष है। अगर सरपंच उसका मेंबर है तो वो कोई भी कमेटी मान लो ग्राम पंचायत में, और अगर उसका मेंबर सरपंच है तो वो पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? भाई, राजस्थान जनजाति आयुक्त के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है कहां पे? विधानसभा में। तो ये कह रहा है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर वो उस पर चर्चा करती है? जनजाति से संबंधित है। सीधा सीधा आपके आ जाएगा अनुसूचित जाति कल्याण समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अनुसूचित जाति कल्याण समिति। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। भाई, गलत नहीं बताना। ये चार स्टेटमेंट है, चारों में से एक आपके लिए सही है, वो आपको बताना था। पहली चीज थी कि इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में जारी हुई। ठीक है। दूसरा था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील हुआ। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य थे। ठीक है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो देखो, आयोग जो है वो 2000 में क्रियाशील हुआ और उसका ये 94 से 95 से कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है। उसके बाद में ये 6 सदस्य वाले अगर हम बात करें तो स्टार्ट में 1+4 थे, शुरू में कितने थे? 1+4 थे। तो ये भी गलत है। सिर्फ आयोग के पास अपनी एक जांच एजेंसी है और आईजी रैंक का अधिकारी जो है वो उसका नेतृत्व करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। फिर चलते हैं राइजिंग राजस्थान। थोड़ा करंट का भी बात बीच बीच में पूछा तो अभी होने वाला है आगे, तो पूछना ही था कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। देखो, मैं बार बार आपको कहता हूं कि सुजस पढ़ो, सुजस पढ़ो, सुजस पढ़ो। सुजस में से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपके राजस्थान सुजस का है। राजस्थान सुजस जो है आपकी जून की जो राजस्थान सुजस है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। ये था कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है वो कब आयोजित किया जाएगा, और इतनी नजदीक से इस क्वेश्चन को दे दिया गया कि आप तारीखों में भी चूक सकते हो। तो ये देखो आपका रहेगा 11 और 12 दिसंबर को। कब रहेगा? 11 और 12 दिसंबर को। ठीक है। 2025 में आयोजन होगा इसका। फिर है गढ़सीसर झील, जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? गढ़सीसर झील कहां पे है? जैसलमेर में। भाई साहब, सीधा सुजस से, सुजस का क्वेश्चन है सीधा। गढ़सीसर झील क्यों प्रसिद्ध रही थी? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन किया था। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान एक चला था। देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है उसका स्टार्ट और एंड दो चीजें याद रखनी होती है। सुजस में डायरेक्ट आपको दिया हुआ था। इसकी शुरुआत की गई थी आपके जमुआ रामगढ़ से। ठीक है। और इसका समापन जो किया गया था तो वो जैसलमेर के गढ़सीसर झील पे किया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, इसलिए ये प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो सुजस से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिर आगे आप वापस आते हैं अपन पॉलिटी में। देखो पॉलिटी में वापस क्या है, पॉलिटी क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? भाई भारत का जो संविधान है उसमें जो अपन जो प्रस्ताव जो होते हैं, अपने जो विधेयक होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें 169 179 और 183 तीनों के अंदर ही जो है वो ऐसे प्रपोजल्स का उल्लेख है जो सांविधिक प्रभाव रखते हैं, जो संवैधानिक प्रभाव रखते हैं। तो ए, बी और सी तीनों जो है वो इसके अंदर सही है। आपका ऑप्शन 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा।
फिर चलते हैं आगे। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, जून की सुजस पकड़ लीजिए, और जून की सुजस में आपको जो है बड़े प्रिंटेड दिया हुआ है, जून की सुजस के अंदर, और दिल्ली जो सुजस है उसके अंदर आपको प्रिंटेड अच्छा एक पोस्टर दिया हुआ है, और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, कितने लोगों को विभूषण दिया गया, अलग अलग 3 प्रकार के हैं। तो 35 आदमी आएंगे इसमें, कितने? 35 लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अलंकृत किया गया। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? कुल मिलाकर प्रश्न को ऐसे घुमा के पूछा है कि किसी को आए ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या था? राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के महापंजीयक और राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रश्न ये पूछता है, आपको इसे कॉमन याद रखना है। आगे भी जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, या फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी है कि भाई कोई भी जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है तो जो नोटिफिकेशन जो होता है, जो अधिसूचना जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, उस अधिसूचना को उस राज्य का मुख्य सचिव जो है वो पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मुख्य सचिव पढ़ता है। तो आपके इसमें राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंथ ने जो है वो इसको पढ़ा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान सिटी, ये देखो सीधा वापस फिर आपको वही लेके आगे, करंट अफेयर्स के राजस्थान के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे सुजस में है। अभी मैंने जो है जुलाई की सुजस पढ़ाई है, जुलाई की जो है वो सुजस पढ़ाई है। आप जुलाई सुजस देख लो, मेरा वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, और इसके संदर्भ में कौन कौन से कथन है उन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, बिल्कुल गठन किया जाएगा, इसमें लिखा है। दूसरा है कि यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति के लागू होने तक प्रभावी होगी। सुजस में स्पष्ट लिखा है कि 31 मार्च 2029 तक ही रहेगी भाई। ठीक है, तो यहां क्या है 30, इसलिए ए सही है, लेकिन 20 का क्या है? गलत है। केवल कथन ए सही है। आंसर हो गया आपका 2, आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल हो गया सही। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 की भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो श्रेणी में राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो देखो उमा चौधरी, विनीता साहू, नीलम चौधरी, नीरू कपाड़िया। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि जेवलियन थ्रो में किसने जीता? तो जेवलियन थ्रो में आपके जो है उमा चौधरी, किसका नाम आएगा? उमा चौधरी, 1 नंबर बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज क्या थी? जयपुर। यह आयोजन कहां पे हुआ था? जयपुर में। ठीक है, सर्कुलर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का जो आयोजन था वो कहां पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, फ्री यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भले हाल ही में ये स्कीम शुरू की गई है जिसमें जो बाबा साहब अंबेडकर हैं उनके जो जीवन से जुड़े हुए जो पंच तीर्थ हैं, क्या बोलते हैं? पंच तीर्थ। उन पंच तीर्थों की यात्रा जो है वो निःशुल्क कराई जा रही है, दलित समुदाय को करवाई जा रही है, वंचितों को करवाई जा रही है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर किसी तरह का वो जो है वो इन्होंने अलग अलग वेरिफिकेशन नहीं किया। व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या बात कर रहे हैं? सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो व्यक्ति आयकर दाता होगा तो उसको तो नहीं देंगे। फिर है, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, बिल्कुल सही है।
इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। ये आपका ऑप्शन गलत होगा। देखो उसमें सिर्फ यात्रा का व्यय किया जाएगा, आवास का और जो संपूर्ण व्यय जो है वो राज्य सरकार वहन नहीं करेगी। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो इसमें क्या है, गलत है। फिर आगे देखो 18 और 19 जून 2025, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसकी बात कर रहा है, राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड में समय के साथ किसने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो भाई इसके अंदर एक ही नाम याद रखना था आपको, अंकित कुमार कसवा। क्या नाम था, अंकित कुमार कसवा। पहला ही ऑप्शन सही था। अजमेर में जो आयोजन हुआ था और उस आयोजन के अंदर अंकित कुमार कसवा जो है उन्होंने 21.41 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। निम्न में से किस देश ने अपेनियन पर्वतमाला, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। अपेनियन पर्वतमाला इटली में है, सबको पता है अपेनियन पर्वतमाला कहां पे है, इटली में। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, फिर ज्योग्राफी का प्रश्न है कि पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या होती है। देखिए पछुआ हवाएं जो है उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, दोनों चीजें पूछी गई थी। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 3 नंबर, कि उत्तरी गोलार्ध में तो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही था। उसके बाद में आगे चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किसके साथ एमओयू किया। देखिए जो सहकारी समिति लिमिटेड है उसने अपने जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को जो सहकारी समितियों के जो उत्पाद हैं उनको अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रमोशन काउंसिल है उसके साथ किया है, तो प्रमोट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है वो निर्यात वाला आपका बिल्कुल सही है। इसमें आपको निर्यात से ध्यान रखना था, ऑप्शन 4 सही आएगा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। फिर देखो निम्न में से कौन से मापदंड व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा ट्रिप्स के भाग है। देखो ट्रिप्स जो है 1995 में जो ट्रिप्स समझौता हुआ, उस ट्रिप्स समझौते के तहत 7 इसके पार्ट है। ट्रिप्स समझौते के 7 पार्ट है और आपको यहाँ जो 4 नाम दे रखे हैं चारों के चारों उसमें थे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और जीआई भौगोलिक इंडिकेशन। ठीक है, तो आपके चारों इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आएगा, ए बी सी डी चारों इसके अंदर सही है। ठीक है, फिर है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर जो 5 टॉप कंट्री है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो भारत है, उसके बाद में है आपका चीन, उसके बाद में आपका यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है और फिर पाकिस्तान है। अब देखो इसके अलावा कौन सा बच गया, इसके अलावा कौन सा इसमें आ रहा है, तो टॉप 5 के अंदर जो है वो कौन सा नहीं है, नाइजीरिया नहीं है। कौन सा नहीं है, नाइजीरिया। आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल इसमें सही बैठेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे है COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। कितनी गुना वृद्धि की गई है, तो भाई 1.3 ट्रिलियन उन्होंने मांगा था और इनको 300 बिलियन दिया गया। कितना बिलियन दिया गया, 300 बिलियन की दिया गया है। पिछली बार 100 बिलियन था तो अब दे दिया 300, तो कितनी वृद्धि हो गई, 3 गुना। कितनी हो गई, 3 गुना। कितनी वृद्धि हो गई, 3 गुना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों से प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न क्या कहलाता है। देखिए हिंद महासागर का
और प्रशांत महासागर का जो पानी का जो पैटर्न बनता है ना, जैसे गर्म होता है पानी, फिर उड़ता है, फिर इधर आके पड़ता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन वाकर परिसंचरण, ठीक है, वाकर सेल, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 33 में। फिर आते हैं 34 में, निम्न में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित पठार जो है वो कौन सा आपका? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड प्लस पश्चिम वेस्ट बंगाल में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर चलते हैं आगे। अब देखो यहां से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा पेपर जो है यहाँ पे दिया था। हम जो है इसको कह सकते हैं कि लेवल वाला पेपर था, बिल्कुल लेवल वाला पेपर था। ये नहीं कह सकते कि हर आदमी जो है वो ये कह दे बहुत इजी पेपर आ गया पटवारी की तरह, ऐसा नहीं था, लेवल वाला पेपर था। तो आगे जो 3 दिन परीक्षाएं होने वाले, तो उसमें भी इसी लेवल के पेपर्स आने हैं, सब लोग उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोट से कीजिए। यानी एक तरफ आपको द्वीप दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दी है? चोटी दी हुई है। तो सबसे पहले है उत्तरी अंडमान। देखो उत्तरी अंडमान की है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान की सैडल पीक है 732 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की, ठीक है। उसके बाद में ग्रेट निकोबार की माउंट थुलियर, माउंट थुलियर किसकी? ग्रेट निकोबार की। तो यहां से आपके इन 2 से आपका आंसर मिल जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना कि ए में तो आएगा 3, अब एक में 3 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है, 2 में ए में 3 है। फिर सी के अंदर क्या आ रहा है? 2, तो सी में 2 कहां है? ये रहा, तो आपका आंसर नंबर 2 यहाँ पे सही मिल जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो किस तरह का क्वेश्चन किया है, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, याद ही नहीं कर सकता। अगर उसको मैप याद है, आप रिफाइनरी याद करोगे कि भाई रिफाइनरी कहां पे है, तो रिफाइनरी तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम उसको व्यवस्थित कीजिए। नुमालीगढ़, बोईगांव, डिगबोई और गुवाहाटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये लगभग ये जो ऐसे है, बस लगभग यही स्थिति है असम के अंदर जो ये है ना, सेम यही स्थिति है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इसके अंदर आएगा ना, वो कौन सा आएगा? डी। सबसे पहले आपके डिगबोई, ठीक है, फिर आएगा नुमालीगढ़, फिर आएगी आपकी गुवाहाटी और उसके बाद में आएगी बोईगांव। 2 ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले डिगबोई आएगी, फिर उसके बाद में नुमालीगढ़ आएगा, फिर उसके बाद में गुवाहाटी आएगी और उसके बाद में बोईगांव आएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे, तो 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, आपको कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? देखिए जो भूमि जोते हैं उनके विखंडन को कम करने के लिए सरकार ने चकबंदी कार्यक्रम चलाया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया था? चकबंदी। ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन देखो ये रहा, सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ठीक है। कि भाई स्वतंत्रता के बाद में भू जोतों के विखंडन को रोकने के लिए कोऑपरेटिज्म और चकबंदी कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था, ठीक है। 38 में देखो, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन था आपका पश्चिमी घाट का पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, गंगा डेल्टा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो किस चीज की बात रहा? आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। तो आर्द्र सदाबहार वन कहां नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा, पूरे गंगा डेल्टा में आर्द्र सदाबहार वन जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2023, ये कहां से क्वेश्चन आए भाई? ये आए आपके इको सर्वे से, और वो भी कहां का? भारत का। भारत की आर्थिक समीक्षा से आपको प्रश्न पूछे गए, ठीक है, 2-3 लगातार। वित्तीय वर्ष 23 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि भाई सर्विस सेक्टर में सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। सर्विस सेक्टर में जो है वो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ना वो 20% से ज्यादा है। दूसरा कह रहा था कि सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है
क्यों सही है कि लगभग 25% हिस्सा है, महाराष्ट्र का लगभग क्या है 25% हिस्सा है। और नीचे जो कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो उत्तर प्रदेश, ये नाम आपको दिए गए ना, ये जो है वो मेजर जो स्टेट है जो अपने जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसलिए आपके ए और बी दोनों ऑप्शन जो है आपके होंगे इसमें सही, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके इसमें सही है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, ये भी आपके वहीं से है, इंडियन इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ विश्व में भारत का स्थान है। सबसे पहले कपास, रेशम है, फिर फार्मास्यूटिकल है, फिर दूध है, फिर मांस है। तो देखो सबको पता है कि हम दूध में तो क्या है, फर्स्ट है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करके भारत विश्व में दूध प्रथम दूध उत्पादक है। तो 3 में क्या आएगा, 3 में आएगा आपके बी। तो 3 में 1 2 3, ये 3 में बी, देखो यहाँ ये आ रहा है, 3 में बी, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 3 में आ रहा है, इससे तो नहीं बैठेगा मामला, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल में अपना तीसरा नंबर है, फार्मास्यूटिकल में मात्रा के हिसाब से अपना तीसरा नंबर है, तो 2 में डी आएगा। देखो 3 में तो बी आ रहा है, 2 में आ रहा है डी, डी इसमें भी आ रहा है और डी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 3 में बी और 2 में आ रहा है क्या आपका डी, ठीक है। फिर उसके बाद में कपास और ये कपास, रेशम, मतलब आपका 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा, सी डी बी ए, सी डी बी ए जो है वो आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वर्ष 22 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी। आपको सीधा इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, डेटा था 1.8%, कितनी थी 1.8%, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट को चुने, ठीक है। 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो 1919 के एक्ट के बारे में जो सही कथन है वो आपको बताना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, भाई जो सुधार थे उनको संहिताबद्ध किया गया था। इसका नाम जो है वो एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पे रखा गया था। एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव थे और वाइसराय जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसराय थे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड के द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया था, ठीक है। और दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा के लिए फिर आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो वो बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए सही है, यहाँ पे आपका जो है वो डी भी सही है, ए सही है और डी सही है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी सही है। कौन सा सही है, ए, बी और डी आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था। देखो भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार अमेरिका करता है, तो आपका ऑप्शन हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या हो गया यूएसए, ठीक है। फिर आते हैं 44 में, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है। भाई भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये कौन सी भारत के संविधान की कौन सी विशेषता है। और ब्रिटेन का जो है वो मुख्य वो क्या होता है, वो वंशानुगत है, तो वो तो राजतंत्र होगा, ये हो गया क्या गणतंत्र। तो ऑप्शन हो गया आपका गणराज्य, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। देखिए जब राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई भी प्रपोजल जाता है, तो अगर वो संविधान संशोधन प्रपोजल है तो वो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन कौन से के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाध्य बनाया गया 1971। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। देखिए जो 1935 का एक्ट था, उस 1935 के एक्ट में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो किस किस में किया गया था ये आपको यहाँ पे बताना। ऑप्शन थे मद्रास, संयुक्त राज्य और सिंध, बॉम्बे, बंगाल और बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और बॉम्बे,
बंगाल, सिंध और असम और अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको ऑप्शन है भाई, जब बॉम्बे, बंगाल और बिहार सबसे मेन थे उसमें, ठीक है। तो बॉम्बे, बंगाल और बिहार टोटल 5 राज्यों में था, 5 प्रांतों में था, 3 का नाम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था। फिर देखो 47 है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया। तो देखो 42वें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों में, 39 क, 43 ख, 46 क और 48 क। तो 46 ख को तो काट दे, इस नाम से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो 43 ख है ना, ये 97 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 97, 43 बी कर्मकारों की सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है। तो 2 बच गए, 1 और 4। ऑप्शन आपका 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? और ऑप्शन 1 और 4 आपका इसमें सही होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? भाई कोई भी आपको यहाँ पे सीधा नहीं पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो अगर वो धन विधेयक नहीं है तो वो उसे पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकता है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 107, 110, 109 और 111। तो विधेयकों से पर अनुमति संबंधित प्रावधान ही है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 111। कौन सा हो गया? अनुच्छेद 111। फिर आगे चलते हैं ऊपर। हाँ, निम्न एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है, जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। भाई संसद जो है उसको संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने का पावर है, ठीक है। और अगर संविधान निर्माता ये चाहते थे कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाए तो वो कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान संविधान में कर सकते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि कर सकते हैं। ये किस वाद में कहा गया था? काफी डीप क्वेश्चन था। तो 1951 का जो शंकरी प्रसाद वाद था उसको आपको याद रखना। शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारतवाद के अंदर जो है सबसे पहली बार ये बात कही गई थी। उसके बाद में 1960, 1967 में मना किया गया, और 1973 का जो आपका वाद रहा केशवानंद भारती, उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि भाई संसद जो है वो किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह पावर नहीं है कि वो संविधान की मूल ढांचे को समाप्त करते। तो मूल ढांचे का जो एसएन सीकरी जिसके अध्यक्ष थे, तो मूल ढांचे का जो प्रोविजन था वो उसमें आया था, वो यहाँ पे अपने ऑप्शन में नहीं था। तो 2 इसमें सही होगा आपका। फिर देखो, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्न में से कौन सी सही शर्त है? भाई कोई राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है, तो इसमें से कौन सी शर्त आपके सही है? यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 4% सीटें जीते तो दे देंगे, ठीक है। यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में 6% सीटें जीतता है तो मिलेगी। यदि कोई दल 3 अलग अलग राज्यों में 2% सीट जीतता है तो मिलेगी। यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में 2% सीट जीतता है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था? आपके था कि 3 और 2। ऑप्शन क्या होता है? देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, 3/2। 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा सीट, 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा सीटें। तो ऑप्शन आपका 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यह आपको दिया हुआ है कि भाई आपके जो रहे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरफ आपको उप प्रधानमंत्री दिया गया, और उस उप प्रधानमंत्री के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये बात यहाँ पूछी गई है। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू के समय थे, ठीक है। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय थे, देवीलाल चौधरी चरण सिंह के समय थे, और चरण सिंह मोरारजी देसाई के समय थे। तो ऊपर वाले तो दोनों अंडरस्टूड, मामला बिल्कुल क्लियर है। आपका ऑप्शन 3 गलत है। ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जो थे ना,
उनके समय पर ये सीएम थे, ठीक है। और यहाँ किसका नाम दे रखा है, चौधरी चरण सिंह का, तो ये नाम यहाँ पे गलत है। फिर आते हैं 52 में, भारत गुटनिरपेक्षता, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है। भाई विदेश नीति में जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है, नेम, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या शामिल नहीं है, शक्ति गुटों के और अप्रतिबद्धता, विदेश नीति में स्वतंत्रता, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर। तो देखो ये जो आंसर है ना, ये तो आरपीएससी पे डिपेंड करेगा कि वो उसको फाइनली क्या मानती है, लेकिन बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो नेम के अंदर नेहरू और नासिर और टिटो जो थे, तीनों ने यही कहा था कि हम इस तरह से रहेंगे कि जो अगर कोई जो वैश्विक मुद्दे हैं उनमें हम जो है वो साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो गुट हैं उन किसी गुट का हम समर्थन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ ने लिख दिया कि विश्व मामलों के प्रति तटस्थ था, तो ये नहीं था विश्व मामलों में एक्टिव रहेंगे, हम हमारी सहभागिता निभाएंगे, लेकिन हम किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना हम रूस की तरफ जाएंगे, ना हम संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1974 53 है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया था। 1974 में जो है ना वाटर के जो एरिया है उसके अंदर अपनी सीमा निर्धारित करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था। निम्न में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित था। ये जो समझौता था 1974 का, वो किस द्वीप को लेकर विशेष रूप से था। ऑप्शन में था मन्नार द्वीप, कच्चातीवू द्वीप, पिजन द्वीप, पंबन द्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही रहेगा इसमें। कच्चावीतू द्वीप जो है उसको लेकर 1974 के अंदर श्रीलंका और भारत के बीच में सीमा निर्धारण का समझौता हुआ था, ठीक है। 54 में चलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन से फिक्की ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स के से संबंध संगठन नहीं है। भाई फिक्की जो है आपका सीधा क्वेश्चन था कि ये जो 3 संगठन आपको दिए गए ना, उसमें से फिक्की से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो पहला था AIOI, दूसरा था ICA और तीसरा था आपका CMSME, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज ये थी कि जो आपका ICA है, ये ICA जो है वो फिक्की से रिलेटेड नहीं है। ICA जो है वो फिक्की से रिलेटेड नहीं है। एक और दो जो है, ये जो क्या बोलते हैं हमने, A और C जो है वो फिक्की से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 सही होगा। ICA जो है वो फिक्की से रिलेटेड संगठन नहीं था। फिर चलते हैं आगे 55। इस महासभा के समक्ष देखो, ये भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, कहां पे, यूएनओ महासभा में, कि इस महासभा के समक्ष अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था। यानी यूएनओ महासभा के अंदर इसी स्टेटमेंट के बारे में पूछा था जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल इसमें सही था, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। कह रहा है कि WTO की दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 देशों का एक समूह बनाया गया। इस समूह में निम्न में से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं था। देखो 2006 में जो WTO की जो वार्ता हुई वो विफल हो गई और उसके बाद में एक वैकल्पिक समूह बनाया गया था, उसके अंदर आपका पाकिस्तान शामिल नहीं था। भाई WTO में पाकिस्तान को कौन जगह देगा, उस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर आता है ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स 57 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों पर में से कौन से सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2025 को ही ब्राजील अध्यक्ष बना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग, ठीक है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, सही है। फिर भारत 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था और यहाँ कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय था ब्रिक्स 21, ठीक है, ब्रिक्स 21। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रिक्स 21 नहीं था, ब्रिक्स 15 था,
क्या था, ब्रिक्स 15 था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत था। कौन सा ऑप्शन गलत था, यही पूछा था निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें गलत था कि 21 वाले का कंसेप्ट गलत है। फिर चलते हैं आगे 58 में। निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप में दिखाई देता। देखो ये आपके आगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, किसके आगे, साइकोलॉजी के। तो देखते हैं कि किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझना और प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानना और पाठ्यचर्या निर्माण। तो भाई देखो शिक्षा मनोविज्ञान का जो एरिया है वो तो बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत है, तो हर क्षेत्र में यूज होता है। आप पाठ्यचर्या निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक एक स्टूडेंट की मनोस्थिति को आप समझने में सक्षम नहीं हो। बच्चा जो है वो क्या सोच रहा है, किस तरह से उसको जो है आप जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हो कि वो किस तरह से आप करना जो है वो रुचि शिक्षण में अधिगम में दिखाए। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी चारों ऑप्शन आपके इसमें बिल्कुल सही थे। ठीक है, फिर कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। देखो वृद्धि और विकास को किस श्रेणी में रखेंगे, तो वृद्धि और विकास को जो है वो अधिगम प्रक्रिया में रखेंगे। किस में रखेंगे, अधिगम प्रक्रिया में। 2 नंबर सही है, सॉरी 3 नंबर। फिर है जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में बालकों को भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है। कौन सी स्थिति ऐसी होती है जिसमें भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद में ये आपके साइकोलॉजी वाले बता देंगे। आगे चलते हैं अपन, तो अपने वाले उसमें चलते हैं। करण हाँ ये देखो ये आ गए आपके जीके के क्वेश्चन, वापस आ गए। ठीक है, साइकोलॉजी को बाद में देखते हैं। जीके क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। तो समवर्षा रेखा आपके गुजरेगी कहां से, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, इधर होते हुए। ठीक है, तो दौसा, टोंक, भीलवाड़ा इसके अंदर ऑप्शन सही आएगा। 1 नंबर। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी बेड़च। कौन सी नदी है, बेड़च, सीधा आंसर। दोगड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन में, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में, मिश्रित पतझड़ वन में और उष्ण सदाबहार वन में। तो देखिए ये जो वृक्ष हैं वो किस में पाए जाते हैं, ये मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। राज 171 और मोती सर बाजरे की किस्म है। राज 171 और मोती किसकी किस्म है, बाजरे की किस्म है। फिर आता है अरावली पर्वतमाला की बात। भाई अरावली पर्वतमाला से संबंधित तो सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत टफ चीज है। क्या है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत पूछा है अरावली पर्वतमाला से संबंधित। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में स्थित है। सारे बातें सही है, एक बात इसमें आपके गलत है। वो बात कौन सी है कि इसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है, रॉकी पर्वत से। रॉकी से नहीं की जाती, अल्पेशियन पर्वत श्रेणी से। किससे की जाती है, अल्पेशियन पर्वत श्रेणी से की जाती है इसकी तुलना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर और अजमेर। देखो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपके अजमेर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर है सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री ए कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। फ्रांस की भिवाड़ी में है, जर्मनी की धौलपुर में है, जापान की कोटा में है, अमेरिकन की बैरोड में। तो आपका ये ऑप्शन सही है इसमें, फ्रांस की भिवाड़ी। ठीक है, फिर आगे आता है 85। 85 में क्या है, 85 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से
कीजिए। क्या है? देलवाड़ा कहाँ पे भाई? आबू पर्वत में। ठीक है। नाकोड़ा कहाँ पे है? बालोतरा में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और त्रिपुर सुंदरी कहाँ पे है? बांसवाड़ा। ठीक है। देलवाड़ा में आ गया, ए में आ गया क्या आपका? 3, बी में आ गया 2, बी में आ गया 1, ए में 3 और बी में 1, दोनों में हो गए। ठीक है। फिर सी में आ गया 4, सी में 4 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे पहलू के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? ठीक है। तो कांकरेज, मालवी, राठी और गिर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही होगा। गिर नस्ल के जो गाय हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती है और दुग्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा चित्रित दूसरा मृदबान संस्कृति का पुरातात्विक असल है? PGW। ठीक है। चित्रित दूसर मृद भांड जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, क्या? बैराट। चित्रित दूसर मृद भांड कहाँ मिलते हैं? बैराट में मिलते हैं। निम्न में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है? बालाथल, गिलूंड, ओजियान और बागोर। देखिए बागोर सबसे पहले वाला है। ठीक है। जहां पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं भीलवाड़ा में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर आता है 88 कह रहा है कि रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? रज्जिल जो है वो कौन सी प्रतिहार शाखा से संबंधित था? राजौरगढ़, उज्जैन, जालौर और मंडोर। तो रज्जिल जो है वो मंडोर शाखा का शासक था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रज्जिल मंडोर शाखा का शासक था। फिर चौहान निम्न में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? भाई चौहानों का जो शासन है वो कहाँ कहाँ नहीं था? तो आपके देख लीजिए, नाडोल में था, रणथंभौर में था, जालौर में था, लेकिन लोद्रवा में चौहानों का शासन नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही रहेगा। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? जब सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर का अभियान किया, ठीक है, तो उस समय वहां का शासक था आपके उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह जो है वो वहां का शासक था। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या होता है? भाई भीलों का जो गांव होता है ना उसको कहते हैं पाल। भीलों के गांव को क्या कहते हैं? पाल या फला। चलते हैं फिर आगे। 1565 में मुगलों ने रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक से लड़ी थी? रानीसर की लड़ाई जो है वो 1565 में लड़ी गई थी। किसके साथ थी? प्रताप, चंद्रसेन, राज सिंह और महाराणा सांगा। तो भाई ये दो नाम तो 1565 में आते ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कर जाएंगे। अब दो बचे, प्रताप और चंद्रसेन। तो प्रताप में तो आपने कभी सुनी नहीं। ठीक है। तो ये राव चंद्रसेन इसमें ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? राव चंद्रसेन। फिर 1857 के संघर्ष में, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आ गया। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? देखिए वहां पे उन्होंने जो है एक तो मेजर बर्टन को मारा था, उसके 2 पुत्रों को मारा था और एक डॉक्टर को मारा था। तो उसमें से आपके यहाँ जो नाम दे रखे उसमें सैडलर नाम मिल रहा है। कोई किसका नाम मिल रहा है? सैडलर का नाम। 95 है, जयपुर प्रजामंडल की वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जयपुर प्रजामंडल के सबसे बड़े नेता कौन थे 1939 में? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। फिर 96 निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगने की जागीर प्रदान की? आपने अगर राणा सांगा पढ़ा है ना, तो राणा सांगा में आपने पढ़ा होगा कि जब राणा सांगा और उसके भाई जो है वो देवल चारणी के पास गए थे अपना भविष्य जानने के लिए, और जब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई सांगा राजा बनेगा, तो उसके भाइयों ने उस पर आक्रमण किया था और उस स्थिति में जो है वो करमचंद पवार ने उसका साथ दिया था। बस उसी खुशी में उसने जो है राणा सांगा ने इसको ये अपनी जागीर दे दी थी। 96 में जो है ए आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावल द्वारा बिलों की 21 सूत्री मांग जो प्रस्तुत की गई थी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेवाड़ पुकार। ठीक है। क्या नाम से जाना गया? मेवाड़ पुकार। निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? देखिए हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जब व्रत राजस्थान का गठन किया गया मंत्रिमंडल का,
तो उसके अंदर मत्स्य संघ से संबंधित व्यक्ति कौन था? लाला काशीराम, बाबू शोभाराम, मास्टर भोलानाथ और इंद्रजीत सिंह आजाद। इनमें से कौन था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है बाबू शोभाराम, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे हीरालाल शास्त्री के। लोक देवताओं में निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हड़बूजी पंवार, बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान और रामदेव जी तंवर, 3 सही है आपके बिल्कुल। हड़बूजी जो थे वो क्या थे? सांखला थे, सांखला गोत्र के राजपूत थे। ठीक है, पंवार लिखा हुआ, सांखला गोत्र के राजपूत थे, तो ये आप गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? जुलाई 1942 के अंदर। जुलाई 1942 के अंदर जो है वो बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। तो ये आपका जो क्वेश्चन थे अपन मनोविज्ञान को छोड़ के वो सारे जो है बिल्कुल सीधे सपाट टिक 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 हमने जो है वो किए हैं। आपके साथ जो है वो जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो सारा का सारा जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप एक चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, ताकि इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट में और कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।